हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एडवांस क्लासेस में। मुझे उम्मीद है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप लोग बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे। यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आइए आज हम लोग क्लास 10th मैथ के वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आज सॉल्व करेंगे, जो कि एग्ज़ाम की डेट से वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका लिखा है बोर्ड पर, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। आपसे पूछा गया है कि √2 को आपको प्रूफ करना है कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय मतलब इरेशनल नंबर है। अब देखिए इस टाइप के इस पर बेस्ड 2-3 टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं आपके। वो चाहे √2 आ जाए, चाहे √3 का आ जाए, चाहे √5 आ जाए, चाहे √7 आ जाए। इस तरीके से आप जो है किसी भी अपरिमेय संख्या को जो है आप प्रूफ कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो सिद्ध करना है हमको कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि रूट के अंदर जो हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं जो है वो सब क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या होती है। लेकिन यहाँ पर हमको प्रूफ करना है। कैसे इसको प्रूफ करें हम कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको प्रूफ करने से के लिए क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले इसका उल्टा मान के चलते हैं। अगर ये अपरिमेय है, आप जानते हैं इसको अपरिमेय हमको प्रूफ करना है, तो इसका उल्टा मान लेंगे। हम ये मान के चलेंगे कि ये परिमेय संख्या है। तो ये एकदम थ्योरिकल टाइप का क्वेश्चन है, ये एकदम आपको याद कर लेना है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। देखेंगे माना √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, क्या मान लेंगे, √2 हमको सिद्ध करना है अपरिमेय, लेकिन इसका उल्टा मान लेंगे कि जो है √2 एक परिमेय संख्या है। अब अगर कोई परिमेय संख्या अगर है तो उसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए √2 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, P/Q। अब आप जानते हैं कि जो P और Q होते हैं ये क्या होते हैं, सह-अभाज्य होती हैं। P और Q ये जो होते हैं क्या होते हैं, सह-अभाज्य। क्या लिख देंगे, जहाँ P व Q सह-अभाज्य संख्याएं हैं तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0 है। यहाँ पर क्योंकि जो परिमेय संख्याएं होती हैं उनको P/Q के रूप में आप व्यक्त कर सकते हैं और उनका Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से इसको हम लिख लेंगे। अब इसको जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इधर। √2Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, P। इसको इधर गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, √2Q। Q का गुणा √2 से करेंगे तो √2Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, P हो जाएगा। अब क्या कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। देखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब आप वर्ग करेंगे तो √2 का जब वर्ग करेंगे, वर्ग मतलब स्क्वायर करने पर, तो जब √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा। Q का स्क्वायर करेंगे तो Q स्क्वायर हो जाएगा। देखिए √2 का स्क्वायर इधर तो पूरे का स्क्वायर होगा ना, तो √2 का स्क्वायर कितना आएगा, 2 आएगा। Q का स्क्वायर Q स्क्वायर आएगा। इधर क्या आ जाएगा, P स्क्वायर। अब इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब इसके आगे क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए जो है 2 को नीचे भेज देंगे। इम्प्लाइज दैट Q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, P²/2। इस तरीके से 2 को जो है नीचे भेज देंगे। अब यहाँ पर एक प्रमेय लगा देंगे। यहाँ पर ये प्रमेय लगाएंगे कि यदि जो ये P² है ये 2 से डिवाइड है, यदि P², 2 से क्या है, विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। ये जो P² है यदि अगर ये 2 से विभाज्य है, तो P भी 2 से विभाज्य होगा, 2 से विभाज्य होगा। ये एक थ्योरम लगा देंगे कि अगर ये P² इस 2 से विभाज्य है तो P भी 2 से क्या होगा, विभाज्य होगा। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या मान लेंगे, जो है एक कोई दूसरा मान लेते हैं कि जो है P बराबर क्या मान लेंगे, 2m। P इक्वल टू, इसलिए P बराबर 2m के बराबर मान लेंगे। और इधर लिख देंगे जहाँ m एक पूर्णांक है, जहाँ m एक क्या है, पूर्णांक है। यहाँ
p बराबर 2m के बराबर मान लेंगे और m एक कोई दूसरा पूर्णांक मान लेंगे। p बराबर क्या मान लेंगे 2m। यहाँ लिखेंगे कि यदि p स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो p भी 2 से विभाज्य होगा। ये जो p स्क्वायर है इसके नीचे बटे में 2 है ना, तो p स्क्वायर अगर 2 से विभाज्य है तो ये p भी 2 से विभाज्य होगा। ये एक प्रमेय होती है, तो इस प्रमेय से हम लिख देंगे। अब p बराबर 2m, जहाँ m क्या हो जाएगा एक पूर्णांक, कोई दूसरा पूर्णांक मान लेंगे। अब p का मान समीकरण 1 में रखने पर लिखेंगे p का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 में p के स्थान पर कितना रख देंगे 2m, तो इधर हो जाएगा आपका 2q स्क्वायर इक्वल टू, इधर p के स्थान पर रख देंगे 2m और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। 2q स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2m स्क्वायर। अब इसके आगे यहाँ पर 2q स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर 2m का जब होल स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और m का स्क्वायर कितना हो जाएगा m स्क्वायर हो जाएगा। अब इस 2 को इधर अपान में ले जा कर के काट देंगे तो 4m स्क्वायर अपान 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो q स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 2m स्क्वायर आ जाएगा। अब इस 2 को इस q स्क्वायर के नीचे ले आएंगे, इक्वल टू कितना हो जाएगा m स्क्वायर। अब लिखेंगे पुनः फिर वही प्रमेय लगा देंगे कि यदि q स्क्वायर कामा 2 से क्या है विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, तो यदि q स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो q भी 2 से क्या होगा 2 से विभाज्य होगा। 2 भी किससे विभाज्य होगा जो है q भी 2 से विभाज्य होगा। यदि q स्क्वायर, अब देख q स्क्वायर के अपान में 2 है ना, तो q स्क्वायर अगर 2 से विभाज्य है तो q भी 2 से विभाज्य होगा, तो विभाज्य होगा। अतः स्पष्ट है कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 2 से p भी जो है विभाज्य हो गया था इसके पहले और 2 से q भी विभाज्य हो गया। इसका मतलब ये है कि p और q इन दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या मिल गया हमको 2, क्या मिल गया 2, यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे स्पष्ट है कि 2 p और q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। लेकिन हमने p और q को शुरू में क्या माना था सहाभाज्य, क्या माना था सहाभाज्य। और सहाभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होना चाहिए, 1 के अलावा कुछ ना हो। 1 मतलब संख्या में 1 होना चाहिए, इसके अलावा और कोई संख्या नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 भी मिल गया इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड, तो यहाँ पर ये इस तथ्य का विरोध कर रहा है कि p व q क्या है सहाभाज्य है, p व q क्या है सहाभाज्य। तो यानी कि हमारी कल्पना जो हम लोग शुरू में मान लिए थे कि √2 एक प्रमेय है, वो कल्पना गलत है। अतः हम लिख सकते हैं कि √2 एक अप्रमेय संख्या है। तो इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर बिल्कुल भाषा की टाइप से आपको लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि अतः स्पष्ट है कि 2 कामा लगा देंगे p व q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है जो कि इस बात का विरोध करता है, जो कि इस तथ्य का विरोध कर रहा है कि p व q क्या है सहाभाज्य है, p व q सहाभाज्य है। तो इस तथ्य का क्या कर रहा है विरोध कर रहा है। अतः हमारी कल्पना गलत है, अतः हमारी कल्पना जो हमने मान लिया था कि √2 एक प्रमेय है वो गलत है, अतः हमारी कल्पना गलत है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं स्पष्ट है कि √2 एक क्या है अपरिमेय संख्या है, परिमेय नहीं है, क्या है अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। और
चाहे आप √2 वाला आ जाए, चाहे √3 वाला आ जाए, चाहे √5 वाला आ जाए, चाहे √7 वाला आ जाए, आपको इसी तरीके से प्रूफ करना है। बस जैसे यहाँ पर जहाँ जहाँ 2 है तो √3 वाला आ जाएगा तो 3 हो जाएगा हर जगह पर, √5 वाला आएगा तो हर जगह पर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और √7 वाला आ जाएगा तो हर जगह पर 7 वाला हो जाएगा 7 हो जाएगा। सबसे ज़्यादा √2 और √3 ही आता है, तो इसको बहुत कायदे से तैयार कर लेना, बहुत इम्पॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं। ये देखिए आपका सेकंड क्वेश्चन जो है ये प्रमेय है आपकी वृत्त की, जो है एक प्रमेय है, वृत्त वाले चैप्टर में है। और ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि हर जो है पेपर में, अगर पुराने पेपर उठा के देखो तो हर सेट में तुमको एक क्वेश्चन ये मतलब ये प्रमेय मिलेगी ज़रूर। बहुत वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 4 नंबर में पूछी गई प्रमेय। इस तरीके से ये जो है आपको आएगा क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध कीजिए कि वाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। यानी अगर हम किसी वृत्त पर वाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींचें तो आपको बताना है कि वो क्या होती हैं, समान होती हैं। अब सबसे पहली बात आती है कि वाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो याद रखिएगा, वाह्य बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं और उन दोनों को आपस में बराबर बताना है। तो इस तरीके से ऐसे ये सिद्ध करना वेरी इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर में ज़बरदस्त क्वेश्चन है, तैयार कर लेना। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम चित्र बनाएंगे। ये देखिए एक वृत्त है आपका, ये वृत्त हो गया, ये वृत्त का केंद्र O हो गया। अब वाह्य बिंदु चाहे जहाँ पर मान लीजिए, तो हम यहाँ पर एक वाह्य बिंदु P मान लेते हैं। यहाँ पर जो है वाह्य बिंदु P मान लेंगे और इस वृत्त पर वाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींचेंगे। वाह्य बिंदु से क्या खींच देंगे, स्पर्श रेखाएं। इस तरीके से वाह्य बिंदु से वृत्त पर क्या खींचेंगे, स्पर्श रेखाएं खींच देंगे। तो ये जो P है ये भी स्पर्श बिंदु है, यहाँ पर A, इसको मान लेंगे स्पर्श बिंदु B। ये दोनों क्या हो गए, वृत्त पर वाह्य बिंदु से क्या हो गए, स्पर्श रेखाएं। और हमको इन्हीं को बताना है कि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। हमको क्या बताना है, तो सबसे पहले ये देखिए, ये जो है आपका वृत्त हो गया, वृत्त का केंद्र O है, वाह्य बिंदु क्या है, P है, और वाह्य बिंदु P से इस वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई, एक PA और दूसरी क्या है, PB। इन्हीं दोनों को हमको बराबर दिखाना है, PA बराबर PB लाना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है। क्या लिखेंगे, दिया है। क्या दिया है हमको कि वाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई, लिखेंगे वाह्य बिंदु P से, वाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, खींची गई स्पर्श रेखाएं कौन कौन है, PA व PB हैं। ये हो गया, ये हमको दिया गया है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हमको, सिद्ध करना है हमको कि PA बराबर है PB, PA बराबर PB, ये जो है सिद्ध करना है, PA बराबर PB। अब इसको सिद्ध करने के लिए थोड़ी रचना करनी पड़ेगी, तो रचना कर लेते हैं, कंस्ट्रक्शन। अब रचना में क्या करेंगे, O को A से मिला देंगे, केंद्र O को A से मिला देंगे, B से मिला देंगे, और केंद्र O को P से मिला देंगे। इस तरीके से मिला देंगे। तो रचना में क्या लिखेंगे कि बिंदु A व B तथा बिंदु P जो है इनको किससे मिलाया, केंद्र O से मिलाया। या फिर आप लिख सकते हैं कि केंद्र O को बिंदुओं A, B व P से मिलाया है। इस तरीके से लिखेंगे आप, लिखेंगे केंद्र O को बिंदुओं A, B व P से मिलाया, P से मिलाया। ये हमने रचना कर ली। जैसे आपने रचना की है वैसे ही यहाँ पर लिख दीजिए। जो है कहीं कहीं आपको ऐसा भी मिल सकता है कि OA, OB व OP को मिलाया, जैसा आपका मन हो उस तरीके से आप लिख सकते हैं। O को A से मिलाया, O को B से मिलाया, O को P से मिलाया ऐसे लिख सकते हो। या OA, OB व OP को मिलाया, या जो हमने लिखा है केंद्र O को बिंदुओं A, B व P से मिलाया। ये हो गई रचना। तो यहाँ पर देखिए दिया है, सिद्ध क्या करना है, रचना हो गई। अब इसको जो है हम लोग
आगे इसकी उपपत्ति मतलब इसका प्रूफ देखेंगे, जो हमको ये प्रूफ करना पी ए बराबर पी बी, ये जो है कैसे आएगा। तो यहाँ पर इसके बाद से मिटा देते हैं, ऊपर का मिटा देते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे उपपत्ति, उपपत्ति मतलब प्रूफ, इसका प्रूफ देखते हैं। तो प्रूफ करने के लिए देखिए क्या करेंगे, इसमें हमको जो ये ऊपर वाला त्रिभुज दिया गया है, ये त्रिभुज, इसको बोलेंगे त्रिभुज पी ए ओ या ओ पी ए, ऐसे भी बोल सकते हैं, या त्रिभुज ओ ए पी। ये वाला जो त्रिभुज है त्रिभुज ओ ए पी व त्रिभुज ओ बी पी, इन दोनों त्रिभुजों को हमको सर्वांगसम करना है। क्या करना है, त्रिभुज ओ ए पी व त्रिभुज ओ बी पी को हमको क्या कर देना है, सर्वांगसम कर लेना है। ठीक, तो सर्वांगसम के जो रूल हैं वो आपको क्लास 9th में पढ़ाए गए होंगे, है ना। उसी अब जो हमारी सर्वांगसमता के रूल होते हैं या कसौटियाँ, उनमें से एक कोई रूल यहाँ पर फॉलो करना है। तो देखिए कैसे, सबसे पहले इन दोनों को, जिन त्रिभुजों को सर्वांगसम करना है उनको लेकर चलते हैं। लिखेंगे त्रिभुज ऊपर वाला क्या लिखेंगे, त्रिभुज ओ ए पी, ये देखिए, या ओ पी ए, ये लिख सकते हैं आप, त्रिभुज ओ पी ए ऐसे लिख दीजिए। त्रिभुज ओ पी ए व त्रिभुज क्या हो जाएगा, ओ पी बी, त्रिभुज ओ पी ए व त्रिभुज ओ पी बी, ओ पी बी में। अब इन दोनों त्रिभुजों में अब आप ध्यान से देखिए, ओ ए बराबर क्या होगा, ओ बी होगा। ओ ए बराबर क्या हो जाएगा, ओ बी होगा। ओ ए बराबर ओ बी क्यों बराबर होगा, यहाँ पर रीजन लिखना पड़ेगा। तो ओ ए और ओ बी ये दोनों वृत्त की क्या है, त्रिज्याएं हैं। तो यहाँ लिख देंगे वृत्त की त्रिज्याएं हैं, वृत्त की त्रिज्याएं हैं। और आप जानते हैं वृत्त में चाहे जितनी त्रिज्याएं हो आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो ओ ए बराबर ओ बी हो गया। उसके बाद आप ध्यान से देखिए, तो ये वाला एंगल बराबर होगा इस वाले एंगल के, ये दोनों एंगल बराबर होंगे और दोनों 90 होंगे। क्यों, क्योंकि जो वृत्त की त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है। यह भी एक प्रमेय है, वृत्त की त्रिज्या जो है वो स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। तो यहाँ पर इस कोण को नाम से आप लिख सकते हैं या इनको नंबरिंग कर सकते हैं। आपकी कोण 1 मान लीजिए, इसको कोण 2 मान लीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं। या इसका नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, कोण ओ ए पी ऐसे लिख सकते हैं। इसको क्या लिखेंगे, कोण ओ बी पी लिखेंगे, कोण ओ ए पी, कोण ओ ए पी बराबर हो जाएगा कोण ओ बी पी के, ओ बी पी के, ओ बी पी, ये दोनों कोण बराबर हैं। क्यों बराबर हैं, यहाँ लिख देंगे प्रत्येक 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री। अब आगे क्या करेंगे, तो आप देखिए जो OP है, ये जो OP है ये ऊपर वाले त्रिभुज में भी है और ये OP जो है नीचे वाले में भी है। तो लिखेंगे OP बराबर OP, क्या लिखेंगे, OP बराबर OP क्या है, उभयनिष्ठ है। दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों में है, कॉमन है। तो OP ऊपर वाले भी त्रिभुज में है, OP नीचे वाले त्रिभुज में भी है। तो देखिए आप इस तरीके से जो हमारा त्रिभुज ये है OPA, त्रिभुज OPA सर्वांगसम हो जाएगा। त्रिभुज OPA सर्वांगसम होगा त्रिभुज OPB के, त्रिभुज OPA सर्वांगसम हो गया त्रिभुज OPB के। और किससे हो गया, तो यहाँ देखिए साइड एंगल साइड, ऊपर क्या है, साइड एंगल साइड, यानी कोण भुजा कोण, ऐसे भी लिखते हैं, कोण भुजा कोण भुजा, क्या लिखेंगे, भुजा कोण भुजा। ये देखिए ऊपर भुजा है, बीच में कोण है, फिर भुजा है, यानी कि दो भुजाएं बराबर हैं, एक कोण बराबर है दोनों त्रिभुजों के। तो क्या लिखेंगे, भुजा कोण भुजा, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, है ना, साइड एंगल साइड की सर्वांग समता से, सर्वांग समता से, है ना। दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो हम लिख सकते हैं, अतः हम लिख सकते हैं कि जो है हमारा ये जो लाना था PA बराबर PB, अतः PA बराबर हो गया PB के। और क्यों बराबर हो गई, तो इधर लिख देंगे बाई CP/CT, बाई CP/CT। अब CP/CT का मतलब क्या होता है, हिंदी में इसका मतलब होता है कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, इसका मतलब क्या होता है, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ
कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, यानी कि जो सर्वांगसम त्रिभुज होते हैं उनके संगत भाग बराबर होते हैं। तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, इसलिए पी ए बराबर क्या हो जाएगा, पी बी के, और यहाँ पर लिख देंगे प्रूव्ड। तो इस तरीके से बड़ी ही आसानी से आप प्रूव कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन इतना इम्पॉर्टेंट है, 4 नंबर में कई बार आया है, इसको बहुत कायदे से तैयार कर लेना, कई बार जो है लगा लेना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है आपसे। द्विघात बहुपद 3x² - x - 4 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 4 नंबर का है। 4 नंबर में इस टाइप का एक क्वेश्चन 100% आएगा एग्जाम में, जिसमें आपको एक बहुपद दिया रहेगा और उसका शून्यक निकालने पड़ेंगे। द्विघात बहुपद होगा और उसके शून्यक निकालेंगे, फिर शून्यक और गुणांक के बीच संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमको ये जो द्विघात बहुपद दिया गया है इसके शून्यक निकालेंगे, और शून्यकों निकालने के बाद शून्यक और गुणांक के बीच हम लोग संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। तो हल करते हैं। जो हमारा द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद हमको क्या दिया गया है, 3x² माइनस का x - 4। अब इसके शून्यक निकालना है। कैसे निकालेंगे, इसका गुणनखंड कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ x² के आगे 3 लिखा है ना, तो इसको इससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर जो 3 है इसको क्या करते हैं, लास्ट वाले अचर नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, अचर संख्या से। तो 3 चौक कितना हो जाएगा, 12। अब ऐसी दो संख्याएं हमको जो है माननी है कि गुणा करने 12 आ जाए और अचर संख्या के सामने का चिन्ह क्या है, माइनस, घटाने पर यहाँ जो x के गुणे में लिखी होती संख्या वो आ जाए। तो यहाँ पर तो कोई संख्या नहीं है, यानी कि 1 है। जब कोई संख्या नहीं तो 1 है। तो ऐसी दो संख्याएं माननी है कि गुणा करने 12 आए और घटाने पर 1 आए। तो क्या हो जाएगी, पहले संख्या 4, दूसरी 3, 4 3 12, 4 से 3 गया तो 1 हो जाएगा। तो लिखेंगे 3x² माइनस, ये माइनस है, और जो यहाँ पर 1 है, 1 के स्थान पर लिखेंगे 4 - 3, और ये क्या हो गया, बचा x माइनस का 4। अब इस x को अंदर गुणा कर देंगे। तो 3x² माइनस x का गुणा 4 से करेंगे तो 4x होगा, आगे माइनस है तो ब्रैकेट खोलेंगे, तो ये चिन्ह, ये जो माइनस था ये प्लस हो जाएगा, और x का गुणा 3 से कर देंगे तो 3x हो जाएगा -4। अब पहले दूसरे में कॉमन ले लेते हैं। पहले दूसरे में x कॉमन है तो हो जाएगा 3x माइनस का 4। और ये देखिए तीसरे चौथे में क्या कॉमन है, तो तीसरे चौथे में तो कॉमन कुछ दिख ही नहीं रहा। जब कोई चीज़ कॉमन नहीं तो 1 हो जाएगा, 1 कॉमन, यहाँ जाएगा 3x माइनस का 4। अब ये दो ब्रैकेट सेम हो गए तो इनको एक बार लिखते हैं, और अगर ये दोनों सेम हो गए तभी आपका समझ लीजिए क्वेश्चन सही है, x + 1। इस तरीके से इसका गुणनखंड हो गया। अब गुणनखंड करने के बाद शून्यक निकालने के लिए इसको 0 के बराबर रख देंगे। लिखेंगे शून्यक के लिए, शून्यक के लिए, शून्यक के लिए क्या हो जाएगा, 3x - 4 और x + 1, इन दोनों को 0 के बराबर रख देंगे। इन दोनों को क्या कर देंगे, 0 के बराबर रख देंगे। अब ऊपर का मिटा देते हैं। अब ये दोनों 0 के बराबर हैं तो अलग अलग भी 0 के बराबर हो जाएंगे, यानी कि 3x - 4 बराबर 0 हो जाएगा अलग, और x + 1 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 3x - 4 है तो बराबर के उधर गया तो क्या हो जाएगा, प्लस का 4। x बराबर यहाँ 3 गुणे में है, उधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा। x बराबर इतना हो गया। यहाँ x + 1 बराबर 0 है तो x 1 उधर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा। तो हमको x के 2 मान मिल गए। द्विघात बहुपद है तो 2 मान मिलेंगे, यानी कि 2 शून्यक मिल गए। तो पहले शून्यक को मान लेंगे अल्फा और दूसरे को मान लेंगे बीटा। अतः पहला शून्यक क्या हो जाएगा, शून्यक हमको निकालने थे। पहला शून्यक अल्फा बराबर हो गया 4/3, तथा दूसरा शून्यक क्या हो जाएगा, दूसरा शून्यक जो है हमारा बीटा बराबर कितना हो जाएगा, -1। क्या हो जाएगा, -1। इस तरीके से ये हमारा जो है आधे क्वेश्चन का आंसर आ गया। हमको शून्यक। अब हम देखेंगे जो है बहुपद के गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध। तो सब क्या लिखेंगे कि जो हमारा बहुपद था उसकी तुलना जो है कर देंगे। द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है ax² + bx + c से तुलना कर देंगे। तो लिखेंगे बहुपद 3x² - x - 4 की तुलना
की तुलना ax² प्लस bx प्लस c से करने पर, जब इससे करेंगे तुलना तो देखिए x² का गुणांक यहाँ a है, यहाँ x² का गुणांक 3 है, यानी कि a बराबर आ जाएगा 3, कामा देखिए x का गुणांक b है, यहाँ x का गुणांक -1 है, तो b बराबर हो जाएगा -1। और अचर पद यहाँ c है और यहाँ अचर पद है -4, चिन्ह सहित वैल्यू लेनी होती है। तो यहाँ ये बहुपद के गुणांक आ गए। और शून्यक हमारे पास क्या आया था, जो है पहला शून्यक अल्फा बराबर निकाला था 4/3 और दूसरा बीटा बराबर -1। तो ये हमारे बहुपद के गुणांक हो गए, ये बहुपद के शून्यक हो गए। आप लिखेंगे सत्यता की जांच, संबंध के जो होता है इनका, संबंध के सत्यता की जांच, सत्यता की जांच करेंगे। तो पहला जो हमारा संबंध होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अब दोनों तरफ वैल्यू रख देंगे और ये चीज़ बराबर आनी चाहिए। तो अल्फ़ा 4/3 हो गया, प्लस बीटा हमारा -1 है तो इसको ब्रैकेट में लिख देंगे, ये माइनस लगा है ऑलरेडी, इंटू बी की वैल्यू -1 है तो इसको जो है ब्रैकेट में लिख देंगे, ये हमारा 3 आ गया। तो यहाँ पर देखिए इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 4/3 प्लस माइनस को 1 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, यानी कि 1/3 आ गया। अब इसके नीचे 1 मान करके एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम हमारा 3 हो जाएगा। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे, तो 1 का 4 से करेंगे 4 आ जाएगा, -3 का 1 से करेंगे 3 आ जाएगा, इक्वल टू 1/3। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 1/3 इक्वल टू 1/3, यानी कि बराबर आ गया, यानी कि ये हमारा पहला संबंध सत्य है। यहाँ लिख देंगे सत्य है, ये हो गया। अब पुनः जो दूसरा संबंध होता है, दूसरा संबंध क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है c/a। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है c/a। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 4/3 इंटू बीटा हमारा -1 आया है, c कितना है हम है -4 और a कितना है 3। अब देखिए ये जो है ये -1 इस 4 से मल्टीप्लाई होगा तो -4/3 इक्वल टू आ गया -4/3। यहाँ पर भी ये संबंध हमारा क्या हो गया, सत्य हो गया। तो इस तरीके से जो है जो सत्यता की जांच है वो इस तरह हम कर सकते हैं। तो ये बहुपद के गुणांकों और शून्यकों के बीच सत्यता की जांच हो गई। तो ऐसे हम, ये 4 नंबर का क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जो है पेपर में आपके एक क्वेश्चन इस टाइप का जरूर आएगा, जो जिसमें आपको बहुपद द्विघात बहुपद दिया रहेगा, उसके शून्यक निकालना पड़ेगा और फिर शून्यक और जो उसके गुणांक है उनके बीच सत्यता की जाँच हम लोग इस तरीके से कर लेंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया गया है, 867 तथा 255 का लासा तथा मासा ज्ञात कीजिए। लासा का मतलब होता है एलसीएम और मासा का मतलब एचसीएफ। तो एलसीएम और एचसीएफ निकालना है 867 और 255 का। अब ये भी आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन इस टाइप का आएगा जरूर एग्जाम में। अब देखिए अगर लासा और मासा दोनों आ जाएगा तो 4 नंबर में आएगा, और अगर केवल इनका लासा पूछता या केवल मासा पूछता तो आपका 2 नंबर का होता। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें निकालनी है, इसलिए 4 नंबर का है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको जो है हम लोग निकालेंगे गुणनखंड विधि द्वारा। तो सबसे पहले 867 का जो है क्या कर देंगे, गुणनखंड। अब देखिए जो है इसको हम अभाज्य गुणनखंड इसके करेंगे, तो ये अभाज्य संख्या 3 से कटेगा। ये 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से शुरू करते हैं जो है गुणनखंड करना, लेकिन 2 से कटेगा नहीं, 3 से कट जाएगा ये, क्योंकि इनके अंकों का योग देखिए 8 से 14 और 14 7 21, अंकों का योग 3 से कट रहा है, इसलिए पूरी संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। तो 3 से जो है डिवाइड करेंगे तो देखिए 3 दूनी 6, यहाँ पर कितना बच गया, 2 बच गया, इसके आगे आ गया 26 हो गया, 3 8 24, 2 बच गया, यहाँ पर 27 हो गया, 3 9 27। अब आप जानते हैं 289 क्या है, 17 का स्क्वायर है, इसलिए केवल 17 से कटेगा। तो 17 17 यहाँ 17 एकम 17, इस तरीके से इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। यहाँ 255 की बात करें हम तो 255, अब देखिए लास्ट में 5 है, इसलिए 5 से भी तो कटेगा ही, लेकिन देख लेते हैं 3 से, 5 5 10 2 12, अब ये 3 से भी कट जाएगा क्योंकि अंकों का योग 3 से विभाज्य है। 3 से काटेंगे तो 3 8 24, 1 बच गया 15 हो गया, 3 एकन्नम 3 5 15, कितना हो जाएगा 3 5 15, 3 8 24, 1 बचा 15 हो गया, 3 5 15।
अब ये 5 से कट जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5, 3 बचा 35 हो गया, 5 सत्ते 35 और ये 17 एकम 17। इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। अभाज्य गुणनखंडों को अब यहाँ पर लिख देंगे इनके, यानी 867 के बराबर हम क्या लिख सकते हैं, जो है 3 गुणे 17 गुणे 17। इस तरीके से इसके अभाज्य गुणनखंड यहाँ लिख देंगे। और 255 को हम लिख सकते हैं कितना, 3 गुणे 5 गुणे कितना हो जाएगा 17। अब सबसे पहले निकालेंगे इनका मासा, मासा मतलब HCF। तो देखिए जो कॉमन होता है वो लिख देते हैं, तो 3 कॉमन है और 17 कॉमन है, तो 3 गुणे 17। 2 संख्याएं कॉमन है तो उनको गुणे में लिख देंगे। तो मासा हमारा यहाँ पर कितना आ जाएगा, 17 3 51, तो मासा आ गया कितना 51। अब लासा की बात करें अगर हम, तो लासा हमारा हो जाएगा, जो कॉमन था पहले उसको लिख दिया, 3 गुणे 17 ये कॉमन था, और जो बच गया तो बचा कितना, एक तो 17 बच गया और गुणे कितना बच गया 5, 17 बचा और 5। अब इनका 17 3 51 हो गया और गुणे 17 गुणे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखो क्या करेंगे, इस 5 से इसको गुणा कर देंगे सबसे पहले, 17 को बाद में करेंगे, 17 से बाद में करेंगे, पहले 5 से इसको कर देंगे। तो 5 का गुणा 1 से करेंगे, 5 एकम 5 और 5 पचहम 25, तो 255 हो गया गुणे। अब 17 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 255 का मल्टीप्लाई 17 से करेंगे। यहाँ देखिए 7 5 35 के 5 कैरी कितना है 3 आ गया, 7 5 35 3 38 हो जाएगा, फिर 3 आया, 7 दूनी 14 3 17 हो गया। अब 1 का गुणा 5 से करेंगे तो 5 आएगा, 1 का गुणा फिर 5 से करेंगे 5 आएगा, 1 का गुणा 2 से करेंगे 2 आएगा। यहाँ देखिए 5 8 5 13, 7 5 12 1 13 और 2 1 3 1 4, तो 4335 आपका लासा कितना आ गया 4335। लासा कितना हो गया, लासा मतलब LCM कितना आ गया 4335। तो ये हमारा हो गया लासा, और इधर जो है क्या हो गया 51 हो गया मासा, 4335 क्या हो गया लासा हो गया। तो इस तरीके से हम जो है इसका लासा और मासा निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में यहीं तक। यहाँ पर हमने 4 क्वेश्चन कराए हैं जो कि 4 नंबर के थे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। बाकी जो अगला वीडियो आएगा उसमें अन्य क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं गणित के, जो आपके बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड हैं और बोर्ड में 100% आने की जो है उम्मीद है, वो क्वेश्चन हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। तो बेटा अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा और वीडियो पर कमेंट भी कर दीजिएगा क्वेश्चन के लिए, कोई दिक्कत होगी तो। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एडवांस क्लासेस। बाकी इसी टाइप के क्वेश्चन आगे के क्रम में अगले वीडियो में कराए जाएंगे। धन्यवाद।